सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें गांव के खेतों पर पड़ रही थी। चारों तरफ चिड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। रघु अपने छोटे से खेत में हल चला रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। मेहनत की कमाई चाहे थोड़ी हो, लेकिन सुकून बहुत देती है। शाम को रघु घर लौटता है। घर में उसका बेटा मोहन बैठा पढ़ाई कर रहा था। मोहन की किताबें काफी पुरानी थी। बाबा, अगले महीने स्कूल की फीस जमा करनी है। रघु कुछ पल चुप रहता है। चिंता मत कर बेटा, तेरी पढ़ाई किसी हालत में नहीं रुकेगी। लेकिन रघु के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। अगले दिन अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है। रघु खेत की तरफ दौड़ता है। उसकी फसल तेज बारिश और हवा में झुकने लगती है। हे भगवान, बस मेरी फसल बचा लेना। बारिश रुकने के बाद रघु खेत में पहुंचता है। कई पौधे टूट चुके थे और फसल का बड़ा हिस्सा खराब हो गया था। रघु मिट्टी में बैठ जाता है। इतनी मेहनत के बाद भी सब खत्म हो गया। मोहन उसके पास आता है। बाबा, फसल खराब हुई है, हमारी हिम्मत नहीं। रघु बेटे की बात सुनकर हल्का मुस्कुराता है। अगली सुबह गांव का अमीर व्यापारी सेठ धनराज रघु के घर आता है। वह रघु की परेशानी जानता था। सुना है तुम्हारी फसल खराब हो गई। हाँ सेठ जी। सेठ मुस्कुराता है। अगर पैसों की जरूरत हो तो मैं मदद कर सकता हूँ। सेठ रघु को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है। अगली फसल होने पर तुम्हें अपनी पूरी फसल मुझे देनी होगी। रघु सोच में पड़ जाता है। लेकिन सेठ जी, अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो? तब तुम्हारी जमीन मेरे पास गिरवी रहेगी। रघु मजबूरी में सोचने लगता है। रात में रघु मोहन को सारी बात बताता है। मोहन कुछ देर सोचता है। बाबा, मुश्किल समय है, इसलिए कोई भी फैसला जल्दी मत लेना। लेकिन फीस और घर का खर्च कैसे चलेगा? हम दोनों मेहनत करेंगे, रास्ता जरूर निकलेगा। अगली सुबह मोहन खेत के पास जाता है। उसे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वह मिट्टी हटाता है। उसे एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई देता है। मोहन हैरान रह जाता है। मोहन संदूक घर लेकर आता है। रघु उसे खोलता है। अंदर पुराने समय के सोने के सिक्के और कुछ कीमती सामान दिखाई देते हैं। दोनों कुछ पल तक चुप रहते हैं। बाबा, इससे तो हमारी सारी परेशानी खत्म हो सकती है। रघु सिक्कों को देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के बजाय चिंता होती है। बाबा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन हमें पता रहेगा बेटा। जो चीज हमारी नहीं है, उसे अपना बना लेना भी चोरी ही है। गांव में किसी तरह खबर फैल जाती है कि रघु के खेत में पुराना संदूक मिला है। सेठ धनराज को भी इसकी खबर मिलती है। वह तुरंत रघु के घर पहुंचता है। सुना है तुम्हें कोई खजाना मिला है। रघु चुप रहता है। सेठ रघु को लालच देता है। तुम मुझे आधा खजाना दे दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। मोहन सेठ की तरफ देखता है। रघु कुछ नहीं कहता। रघु संदूक उठाता है। सेठ जी, यह खजाना हमारा नहीं है। अरे मूर्ख, कौन पूछने आएगा? दुनिया न पूछे, मेरा ईमान जरूर पूछेगा। सेठ गुस्से में वहां से चला जाता है। रघु संदूक लेकर गांव की पंचायत में पहुंचता है।
सरपंच जी और गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। रघु पूरी बात बताता है। सरपंच जी संदूक को देखते हैं। तुम इसे अपने पास रख सकते थे, फिर पंचायत में क्यों लाए? क्योंकि यह मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। सरपंच जी गांव के पुराने रिकॉर्ड देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि कई साल पहले गांव में एक व्यापारी का परिवार रहता था, जिसका सामान एक बाढ़ में खो गया था। संदूक उसी परिवार का हो सकता था। कुछ दिनों बाद गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। वह संदूक देखते ही भावुक हो जाता है। यह मेरे पिता का संदूक है। वह उसमें रखी एक पुरानी निशानी देखकर पहचान जाता है। बूढ़ा बताता है कि उसका परिवार वर्षों पहले गांव छोड़कर चला गया था। संदूक में उनके परिवार की पुरानी संपत्ति थी। अगर तुम चाहते तो सब कुछ रख सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। रघु मुस्कुराता है। बूढ़ा रघु को कुछ सोने के सिक्के देना चाहता है। मुझे इनाम नहीं चाहिए। यह इनाम नहीं, तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान है। रघु बहुत सोचने के बाद सिर्फ उतना ही स्वीकार करता है जितने से उसका तत्काल कर्ज और बेटे की पढ़ाई का खर्च निकल सके। सेठ धनराज को यह बात पता चलती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह सोचता है, एक गरीब किसान मेरे सामने इतना ईमानदार बनता है, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। वह रघु की जमीन हड़पने की योजना बनाता है। सेठ गांव में अफवाह फैला देता है कि रघु ने संदूक से कुछ सोना छिपा लिया है। कुछ लोग उसकी बात पर विश्वास करने लगते हैं। रघु परेशान हो जाता है। मोहन अपने पिता का हाथ पकड़ता है। बाबा, आपने सच किया है। सच को डरने की जरूरत नहीं। पंचायत फिर बैठती है। सरपंच जी बूढ़े व्यक्ति को बुलाते हैं। बूढ़ा बताता है कि संदूक में जितना सामान था सब वापस मिल चुका है। वह साफ कहता है, रघु ने एक भी चीज नहीं छिपाई। सेठ की चाल नाकाम हो जाती है। पंचायत को पता चलता है कि सेठ ने रघु की जमीन के कागजों में भी गलत जानकारी लिखवाई थी। गांव वालों को समझ आता है कि असली बेईमान कौन है। सरपंच सेठ को कड़ी फटकार लगाते हैं। समय बीतता है। रघु फिर अपने खेत में मेहनत करता है। इस बार गांव के लोग भी उसकी मदद करते हैं। मोहन अपनी पढ़ाई जारी रखता है। कुछ साल बाद मोहन पढ़ लिख कर गाँव में वापस आता है। वह गांव के बच्चों के लिए एक छोटा मुफ्त पढ़ाई केंद्र शुरू करता है। रघु दूर खड़ा होकर अपने बेटे को देखता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। बाबा, आपने मुझे सिर्फ पढ़ाई नहीं, ईमानदारी भी सिखाई है। शाम का सूरज खेतों के पीछे डूब रहा है। रघु और मोहन खेत की मेड़ पर बैठे हैं। बेटा, जिंदगी में पैसा कम हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ईमान कम नहीं होना चाहिए।